सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज की वीडियो होगी हमारी यूनिट 2 सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत। तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है सामाजिक मनोविज्ञान और अन्य विषय, सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण के स्तर और सामाजिक मनोविज्ञान के सैद्धांतिक दृष्टिकोण, सामाजिक मनोविज्ञान के अनुसंधान की विधियां, और फिर हम लोग का कहानी खत्म होने के पास आ जाएगी। तो इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन में यही दिया होगा कि आप कैसे अध्ययन मानव व्यवहारों का अध्ययन करती हैं जो सामाजिक संदर्भ में, और किस तरीके से अन्य सामाजिक मनोविज्ञान की अन्य सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से कैसे कैसे हम लोग परिचित होंगे। सामाजिक मनोविज्ञान और अन्य विषय। जो सामाजिक मनोविज्ञान और अन्य विषय से इसका तात्पर्य है कि यह किस प्रकार अन्य सामाजिक विषयों से अलग है। जैसे सामाजिक मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान बचपन से पढ़ते आए हो, क्लास 8-6 से ही आ जाता है। तो सामाजिक वैज्ञानिक लोगों को उनके समाजों का अध्ययन करता है जिनमें लोग रहते हैं। ध्यान से सुनना, जिसमें लोग रहते हैं उनका अध्ययन करता है। लोगों और उनके समस्याओं, लोगों और उनके समाजों का अध्ययन करता है जिनमें वो लोग रहते हैं। हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? हम लोग मतलब सामाजिक मनोवैज्ञानिक वो अध्ययन करता है कि किस प्रकार हमारे व्यवहार एक दूसरे को इन पे असर करते हैं और वो समाज में किस तरीके से प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पे, और हम लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं। हमारे व्यवहार दूसरों को, दूसरे के व्यवहार हमें समाज में किस प्रकार प्रभावित करता है। हम लोग इसको यूनिट 1 में कवर अप कर चुका है। तो सामाजिक मनोविज्ञान और मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान में आ जाता है मुख्यतः संस्कृति। संस्कृति ट्रांसफर होती है, मतलब आपके पापा की संस्कृति जो रही होगी घर में मांस मछली नहीं आना, तो वो हो सकता है आप में भी रहे और वो आप मानो। लेकिन व्यवहार में ये चीज नहीं होती। आपके पापा जो सोशलाइज जीवन में अपने व्यवहार डेवलप किए, वही व्यवहार आप अपने जीवन में डेवलप करो, ये पक्का बात नहीं है। तो मानव व्यवहार और सामाजिक मनोविज्ञान में अंतर है, इसी को समझाया गया। मानव विज्ञान मानव संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव विज्ञान में सामाजिक मनोविज्ञान विषय विषय अंतर संबंधित है। मानव संस्कृति में लोग समूह के साझा मूल्य विश्वास के अंतर मूल्यों, विश्वासों और प्रथाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित किया जाता है। पर मनुष्य केवल सामाजिक प्राणी नहीं, वे सांस्कृतिक पशु भी है। ये बात पता होना चाहिए आपको भी। मानव व्यवहार को समझने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान को उस सांस्कृतिक संदर्भ को समझना होता है जिसमें वह व्यवहार होता है। अब मानी बात, दीपावली का व्यवहार समझने के लिए आप ईद के व्यवहार में तो जाओगे नहीं। इसीलिए आपको वह व्यवहार की चीज जो समझनी है कि व्यक्ति की कैसी राय है दिवाली के परिप्रेक्ष्य में, तो आप दिवाली के ही समय जाकर उसकी राय जानने की कोशिश करोगे। दिवाली से रिलेटेड एक सामाजिक माहौल में ही आप बात करोगे। ऐसा नहीं है ईद की बात चल रही है और आप दिवाली घुसा दो वहाँ। और सामाजिक मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हर चीज में है। जहाँ पैसा और पैसे से चीजों को खरीदा जा रहा है, वहाँ इकोनॉमिक्स है ही। हर चीज में, छोटी छोटी चीज में, बड़े से बड़ी चीज में अर्थ का मतलब ही धन होता है, और धन हो गया शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये आप जान, तो इसमें अर्थशास्त्र तो समाज मतलब अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। हर व्यक्ति में धन, व्यक्तित्व का एक होता है कि आप अभी जो आप अभी निर्धन हो गए, गरीब से हो गए, पैसा ऐसा मिलता नहीं होगा, घर से कमाई वमाई नहीं है, तो क्या है, कोई इज्जत नहीं है। तो उस हिसाब से आपका व्यवहार भी डेवलप होता है। पैसा आ जाएगा, फॉर्च्यूनर में घूमोगे तो बात अलग होगी। उस हिसाब का व्यवहार होगा, उस हिसाब का आपका पर्सनैलिटी होगी। तो वही सब बताया जा रहा है कि उदाहरण की अर्थशास्त्र का क्षेत्र किसी विशेष समाज और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रवृत्तियों से संबंधित है। यह समाज के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान के हित को प्रभावित करता है। वास्तव में कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित है। मतलब कुछ सिद्धांत है जो आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों ने दी है। उदाहरण के लिए सामाजिक विनिमय सिद्धांत, यहाँ स्लैश देख होना चाहिए, सामाजिक लागत सिद्धांत, सामाजिक पुरस्कार सिद्धांत, सामाजिक निवेश सिद्धांत, और सामाजिक उपलब्ध विकल्पों की संख्या जैसे कारकों को विचार के रिश्ते के प्रति प्रतिबद्धता की भविष्यवाणी करता है। अब यहाँ से मेन खेल लाइन आएगी। अर्थशास्त्र हमारे ध्यान को बड़े सामाजिक प्रणाली जैसे श्रम बाजार और मुद्रा प्रणाली। भाई अब पैसा बहुत है लोगों के पास और गरीबी कम हो रही, तो एक अच्छी सामाजिकता बनेगी। और भविष्य और श्रम बाजार में ये रहता है कि बेरोजगारी है, एकदम है, तो कैसा लोगों का व्यवहार रहेगा। व्यवहार में थोड़ी सी
लोगों में गुस्सा रहेगा। जैसे आज के समय कोई वोट लेने जाओ, किसी बेरोजगार से पूछ लो तो लगेगा कहानी सुनानी एक से एक। फिर तो इन प्रणालियों व्यवहार को आकार देता है। फिर मानव व्यवहार को पूरी समझ के लिए न केवल उस व्यक्ति का दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और उस समय उसके तत्काल परिवेश में क्या चल रहा है, मतलब उसका पैसा वैसे की औकात कैसी है, क्या हो रहा है, अवलोकन की आवश्यकता है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि व्यक्ति का व्यवहार बड़ी सामाजिक प्रणाली से कैसे सुसज्जित है। ब्लर ब्लर आ रहा था क्या इतना देर से? देखना पड़ेगा अब तो। सामाजिक मनोविज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान और पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक संगठनों और संस्थाओं, विशेषकर सरकारों का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान राजनीतिक व्यवहार का अनुसंधान करते हैं। वे मतदान पार्टी की पहचान, उदार बनाम रूढ़िवाद विचारों को, राजनीतिक विज्ञापन जैसे राजनीतिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं और इस बात में भी रुचि रखते हैं कि लोग दूसरों की तुलना में बेहतर नेता क्यों नहीं होते। तो किसका व्यवहार कैसे राजनीतिक व्यवहार से मिलता है, किसकी सोच कहाँ की सोच से मिलती है। किसी की सोच थोड़ी शिवसेना से दल से मिल सकती है और थोड़ी सी सपा से, तो वो किस पार्टी को वोट देगा, उसको किस तरीके के पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, किस पार्टी को किस तरीके से, कि कई पार्टी के सोच रखने वाले पर्सन भी उसी पर्सन को वोट दे जब वो चुनाव में खड़ा हो, मतलब उसके नैतिक मुद्दे को उठाए अपने क्या बोलते हैं यार, चुनाव में, वोट में पोर्टफोलियो निकलता है हमारे मुंह से, तो वोट में भी। सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र ये भी बचपन से पढ़ते आए हो, यहाँ तक हमें लगता है। समाजशास्त्र मानव समाजों और उनके समाजों को बनाने वाले समूहों का अध्ययन करता है। मानव समाज और उन समाजों को बनाने वाले, समाज होता है ना सोसाइटी, और उन समाज को बनाने वाले जो सोसाइटी को डेवलप करता है, ग्रुप है। समाज में तुम ग्रुप भी ले सकते हो, सोसाइटी भी ले सकते हो। जबकि समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक दोनों इस बात पर रुचि रखते हैं कि लोग समाजों और समूहों में कैसे व्यवहार करता है। सोशल साइकोलॉजी में भी हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप स्टडी के बारे में हम लोग बहुत पढ़ेंगे कि ग्रुप स्टडी, और नेता लोग के बारे में पढ़ेंगे। शायद 12 यूनिट हम लोग की नेता लोग के ऊपर है, और ग्रुप के ऊपर ज्यादातर बुक में दिया हुआ है। समूह में कैसे व्यवहार होता है, समूह की क्या चीजें होती है, समूह में क्या नैतिक जिम्मेदारियां होती है, क्या सिद्धांत है। तो वे जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है उसमें भिन्नता होती है। समाजशास्त्री समूह पर एकल इकाई के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, मतलब पूरी कहानी एक बार में देख लेता है। जब एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक समूह पर बनाने वाले व्यक्तित्व के सदस्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो कुछ समाजशास्त्री खुद को सामाजिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं और दो क्षेत्रों के बीच विचारों और निष्कर्षों का आदान प्रदान करते हैं, जो कभी कभी काफी फलदायी है क्योंकि वह एक ही समस्या के लिए विभिन्न दृष्टिकोण लाते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और मनोविज्ञान की अन्य शाखाएं, मतलब ये सामाजिक मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं से किस प्रकार भिन्न है। मानी बात है, भिन्न है तभी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये भी पढ़ना पड़ता है कैसे भिन्न है। सामाजिक मनोविज्ञान और जैविक मनोविज्ञान। जैविक मनोविज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम लोग शारीरिक क्रियाओं के साथ मानसिक क्रियाओं को भी हम लोग ध्यान देते हैं, और उसमें से कहाँ पे जब हम लोग क्या सोच रहे, तो कैसे हम लोग का माइंड डेवलप कर रहा है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो ये सब पे भी ध्यान दिया जाता है। और सामाजिक मनोविज्ञान मानव के व्यवहार को किस प्रकार समाज में प्रभावित हो रहा है, और समाज के व्यवहार से कैसे मानव प्रभावित हो रहा है, ये दोनों चीजों पे हम लोग गौर करते हैं। तो ये दोनों हो गया सामाजिक मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान। तो नैदानिक मनोविज्ञान जो है वो असामान्य व्यवहार, पागलपन, बेवकूफी, टेढ़ा बाका सोचना, हंसने में रोना, रोने में हंसना, चीजों पे केंद्रित है, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान सामान्य व्यवहार पे केंद्रित है। तो यही दोनों चीजों में सामाजिक मनोविज्ञान सिद्धांत तथा कथित सामान्य व्यवहार पर बहुत हद तक प्रकाश डालता है। दोनों शाखाएं सामाजिक और नैदानिक मनोविज्ञान के विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे को क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि और उत्तेजित करने में लंबी परंपरा रही है। विशेष रूप से नैदानिक मनोविज्ञान ने सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अच्छा उपयोग किया है। आगे हम लोग सामाजिक मनोविज्ञान की संज्ञात्मक मनोविज्ञान। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मानव के सोचने के ऊपर खेल करते है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान विचारों की प्रक्रिया का मूल अध्ययन है। विचारों की प्रक्रिया, इसमें चिंता हो गई, जैसे कि स्मृति कैसे काम करती है,
और लोग किस घटकों में नोटिस करते हैं, किस घटनाओं में नोटिस करता है, घटकों में नहीं। हाल के दशकों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान सामाजिक मनोविज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा तथा सामाजिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनेक तरीकों जैसे कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मापने के तरीकों का उपयोग को अपनाया है। किसने? सामाजिक मनोविज्ञान ने अपनाया है किसका? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को मापने के तरीके को। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन यह अध्ययन करता है कि लोग अपने सामाजिक जीवन के बारे में कैसे सोचते हैं और वह अन्य लोगों के बारे में कैसे सोचता है या अपने सामाजिक जगत में समस्याओं को कैसे हल करता है। सामाजिक मनोविज्ञान और विकास मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, हम लोग के शायद सेकेंड ईयर की आप लोग के बुक में शायद 109 में रहता है, किसमें है? इसी ईयर थर्ड सेकेंड ईयर में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि मुख्यतः आपका शरीर किस प्रकार डेवलप हो रहा है, बचपन से लेकर गर्भावस्था से लेकर जब आप पेट में थे, कहीं सो रहे थे आराम से, और लेके एकदम मरने तक, एकदम वृद्धावस्था तक में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में। तो विकासात्मक मनोविज्ञान इस बात पर अध्ययन करते हैं कैसे लोग अपने जीवन में गर्भावस्था परिवर्तन करते हैं। अधिकांश विकासात्मक मनोवैज्ञानिक बच्चों का अध्ययन करते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के अध्ययन द्वारा बताया गया है कि किस उम्र के बच्चे सामाजिक व्यवहार का विभिन्न प्रतिरूप दिखाना शुरू करता है, जैसे कि बोलना, तोतलाना, वो सब था ना फर्स्ट ईयर के बुक में। बोलने की प्रक्रिया कैसी होती है, सीखने की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, तो वो सब यहीं से आता है, विकासात्मक मनोविज्ञान से, या विकास मनोविज्ञान कह लो, ऐसे विकासात्मक वो लिखा ही जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान और व्यक्तित्व मनोविज्ञान, ये व्यक्तित्व मनोविज्ञान व्यक्तियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ आंतरिक प्रक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर केंद्रित है। मतलब दो व्यक्तियों का नापता है, एक व्यक्ति से दूसरे का, दूसरे से इसका। दो व्यक्तियों का अंतर मतलब हम आपसे तेज है या आप हमसे तेज है, मानी बात है हम आपसे तेज है। तो उदाहरण के लिए कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और कुछ लोग बहिर्मुखी होते हैं, तो वो कैसे सामाजिक रूप से संपर्क करते हैं और किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये सब चीजों को आप सामाजिक और व्यक्तित्व मनोविज्ञान एक लंबा और घनिष्ठ संबंध रहा है। यह संबंध कभी कभी पूरक होता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान व्यक्तित्व के अंदर देखते हैं, जबकि सामाजिक मनोविज्ञान उसके बाहर की स्थिति को देखते हैं और कभी कभी प्रतिस्पर्धी व्यक्तित्व और स्थिति को समझने अधिक महत्वपूर्ण है को देखता है। हाल ही वर्षों में दोनों क्षेत्रों में रेखा अतिव्यापी हो गई है, मतलब दूरियां अतिव्यापी हो गई है, और क्योंकि यह सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तित्व के आधारित प्रतिक्रियाओं को महत्व की पहचान रहे और व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक पारिस्थितिक और स्थितियों के महत्व की पहचान रहे। सामाजिक व्यवहार के विश्लेषण का स्तर, तो सामाजिक व्यवहार का विश्लेषण का क्या स्तर रहता है? व्यक्तिगत और व्यक्तिगत के विश्लेषण, व्यक्तिगत अंतर्व्यक्तित्व स्तर के विश्लेषण। व्यक्ति किसी सामाजिक संपर्क के मौलिक घटक होते हैं। और क्या लिखा है? मनोविज्ञान में अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन, विरासत, विचार प्रक्रिया, प्रभाव और व्यवहार में अद्वितीय है। इसलिए सामाजिक व्यवहार के बुनियादी स्तर का विश्लेषण व्यक्तिगत अंतर्व्यक्तित्व है, जहां सामाजिक अनुभूतियां, मूल और दृष्टिकोण, सामाजिक अनुमूल्य और हिंसक व्यवहार जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो व्यक्तिगत और अंतर्व्यक्ति स्तर के विश्लेषण में कि जो व्यक्ति सीखता है वो अपने अंदर के व्यवहार से और अपने पूरक, मतलब जो उनके जो उनके परिवार में जो उनको मिला अंतर्व्यक्तित्व, उनके व्यवहार को प्रथम रूप से प्राइमरी रूप से प्रस्तुत करता है सामाजिक व्यवहार के पहले क्षेत्र में, क्योंकि किसी व्यक्ति किसी भी सामाजिक संपर्क का मौलिक घटक होता है। तो उसमें जो अपना पहला व्यवहार जो प्रस्तुत करता है वो होता है अद्वितीय है, और विश्लेषण व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत है, जहाँ वह अनुभूति, मूल्य और दृष्टिकोण, सामाजिक अवमूल्यन और हिंसक व्यवहार जैसे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पारस्परिक सहभागिता। तो पारस्परिक सहभागिता ये कहती है कि व्यक्ति कई तरह से दूसरे का व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके लिए सामाजिक रूप से हम लोग को बस प्रतियोगिता, परोपकारिता और आक्रामकता, पूर्वाग्रह, भेदभाव आदि का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या डिफाइन किया गया है? रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के संचार
में व्यक्तित्व की सामाजिक दुनिया में समझने दूसरे के बातचीत में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और हम उनसे अनुनय विनिमय करते हैं, मतलब उनसे आदान प्रदान करते हैं क्या ज्ञान, आपसी रूप से उनके विचारों को देखते हैं, समझते हैं और अपनाते भी है और उसे समाज में अन्य तरफ भी सही होने पर या बिना सही होने पर दूसरे के दृष्टिकोण के रूप में हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये दो रूप लोगों में भी आपको व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन करेगा। जैसे कि हो गया, हम पहले ही गलत लाइन पढ़ दिए, जैसे कि प्रतियोगिता में, परोपकारिता में, आक्रामकता में, पूर्वाग्रह और भेदभाव आदि का अध्ययन करते हैं। अब आ गया हमारा व्यक्तिगत और समूह के बीच सहभागिता। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक व्यक्ति किस तरीके से समूह का व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। मानी बात है कि कभी भी हो सकता है कि समूह एक पक्ष में, कभी भी देखोगे फिल्मों में रहता है और उसमें से कैप्टन अमेरिका बीच में से निकल जाता है, नहीं हम साइन नहीं करेंगे। जैसे सिविल वॉर में कहानी, अगर आप लोग पिक्चर नहीं देखोगे तो आप क्या कर सकते हैं कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। तो उसमें जो होता है व्यक्तिगत और समूह के बीच में सहभागिता, कि एक व्यक्ति भी औरों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। तो सब लोग उसकी तरफ होते नहीं है, लेकिन उसमें अपने विचार और अपने विचारों को डेवलप करते हैं और उसका व्यवहार अन्य व्यवहार को, पूरे समूह को किस प्रकार प्रभावित करता है। तुम इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो अगर तुम लोग सिविल वॉर देखे होगे एवेंजर की। तो इसी को दिया गया प्रत्येक व्यक्ति कई अलग अलग समूह में संबंधित होता है और ये समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को आमतौर पर मानदंडों और नियमों को स्थापित करने में प्रभावित करता है। अब किसी को मान लो, जैसे इसमें कहा गया जैसे दो समूह में तुम जुड़े हुए हो और दूसरे समूह का कोई नियम इस समूह में तुम्हें लागू, मतलब विरोधाभास हो गया है, मतलब वो जो बोल रहा है वो इस समूह में उसका अपोजिट ये बोल रहा है, तो तुम अगर इसका नियम अपनाओगे दूसरे वाले का, तो तुम पहले वाले समूह का नियम तोड़ रहे हो। तो इस प्रकार से तुम अपनी व्यवहार से, अपने शिक्षा के रूप से तुम दूसरे को प्रभावित कर सकते हो। समूहों के बीच बातचीत, तो इसमें मुख्यतः ये दिया गया है कि दो समूहों के बीच बातचीत हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? दोस्ताना रूप में भी हो सकती है, शत्रुतापूर्ण हो सकती है, सहकारी और प्रतिस्पर्धी हो सकती है। यह रिश्ते सदस्यों की पहचान पर आधारित होता है और समूह की रूढ़ियों को प्रभावित करता है। मतलब अगर एक समूह के दूसरा समूह उसके विरुद्ध है, तो फिर दोनों के सदस्यों में भी उनके विरुद्ध समान भावनाएं हो जाएंगी और फिर जब भी मिलेंगे तो दोनों एक दूसरे को बस गलत साबित करने पर रहेंगे किसी भी संदर्भ में। ऐसा मोदी आएंगे तो नहीं भैया, अखिलेश आएंगे। ऐसे आप समझ सकते हो इसे। सामाजिक मनोविज्ञान के लिए सैद्धांतिक दृष्टिकोण, तो कई सारे सैद्धांतिक दृष्टिकोण रखे गए सामाजिक मनोविज्ञान में। विभिन्न विकास स्थितियों दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार की स्थितियों और सामाजिक व्यवहार का एक विस्तृत सारणी के लिए सामान्य स्पष्टीकरण प्रदान करता है। किसी भी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का मूल मूल्य कई स्थितियों में इसकी प्रयोज्यता में निहित है। यह सामाजिक स्थिति और व्यवहार में विस्तृत श्रृंखला की व्याख्या और तुलना के लिए संदर्भ का दायरा प्रदान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में दो प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, सीखने का सिद्धांत और संज्ञात्मक सिद्धांत। तो सीखने का सिद्धांत क्या कहता है? सीखने मतलब अधिगम, ठीक है, के सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि किसी व्यक्ति का वर्तमान व्यवहार उसके पूर्व अनुभव से अलग है। क्या बोला है? किसी व्यक्ति का वर्तमान मतलब आज का व्यवहार उसके पूर्व अनुभव से अलग है। किसी भी व्यक्ति में एक व्यक्ति कुछ व्यवहार सीखता है जो समय के साथ आदत में परिवर्तन हो जाता है। जब एक समान स्थिति प्रस्तुत की जाती है तो व्यक्ति उसी अभ्यास, मतलब जो अभ्यास उसने किए तरीके से व्यवहार को प्रदान करता है। जैसे कि आपके स्कूल में जैसे ही प्रेयर का टाइम होता था तो आप प्रेयर करने लगते थे, यह आपका अभ्यास है। जनगण मन के समय प्रेयर नहीं करते थे, राष्ट्रगान के टाइम प्रेयर नहीं करते थे, जबकि जब प्रेयर होती तब प्रेयर करते थे, पीटी के टाइम पीटी करते थे, क्योंकि ये रूल था। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रूल था, तो रूल वाइज ही सब कुछ होता है। इसमें भी उदाहरण यही दिया हुआ है। उदाहरण के लिए जब कोई ट्रैफिक लाइट लाल हो जाती है तो हम आमतौर पर रुक जाते हैं, क्योंकि हमें अतीत में इसका जवाब देना सीख लिया है। जैसा कि अल्बर्ट बटूरा और अन्य लोगों द्वारा सामाजिक व्यवहार पर लागू किया गया था। इस दृष्टिकोण को सामाजिक शिक्षण सिद्धांत कहा गया। सीखने की प्रक्रिया तीन सामान्य तंत्र
के द्वारा होती है। इसमें एक है संघ शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग। शास्त्रीय कंडीशन यह मानती है कि जब तटस्थ उत्तेजना मतलब सशर्त उत्तेजना CS को एक प्राकृतिक उत्तेजना बिना शर्त उत्तेजना के नाम के साथ जोड़ा जाता है, उसमें अकेले तटस्थ उत्तेजना प्रतिक्रिया सशर्त प्रतिक्रिया को ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त होती है, जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक उत्तेजना की उत्पन्न होने लगती है। जब वो कुत्ते वाला प्रयोग था, याद है आपको? पावलोव पावलोव का कुत्ते का एक प्रयोग था जिसमें वो घंटे बजाता था, तो घंटे बजाने के बाद उसे खाना दिया जाता था, घंटी बजने के बाद उसे खाना दिया जाता था, बिस्कुट मान लो, कुछ मांस मांग लो, जो खाना चाहे कुत्ता उसको वो चीज़ तुम्हें पसंद है वो चीज़ मान लो। उसके बाद क्या होता था, वो खाना खाता था, फिर क्या हुआ, घंटे भी आके देखी गई और खाना नहीं दिया गया कुछ देर तक, तब भी देखा गया कि उसके मुंह में जो लार उत्पन्न होती है वो लार उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि अब उसके में यह माइंडसेट उसने बिल्ड कर लिया कि अब उसके बाद हमें खाना मिलेगा, क्योंकि ये उसके साथ रोज होता था, ये उसके व्यवहार में चला गया और एक आदत बन गई। इसी प्रकार कोई भी चीज़ सीखने के बाद कुछ देर तक सीखी जाए, अभ्यास में रहे, वो आदत बन जाती है और फिर छूटने में मुश्किल होता है। जैसे गांजा पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, बोलो जुबा केसरी। दूसरा सीखने का तंत्र है सुदृ- सुदृढ़ीकरण। यह सिद्धांत BF स्किनर और अन्य द्वारा और अन्य द्वारा अध्ययन किया गया सिद्धांत है। लोग एक विशेष व्यवहार करना सीखते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आनंददायक होता है। होता है जो एक आवश्यकता को पूरा करता है, ब्रैकेट में, ये वो व्यवहार से बचने के लिए सीखने के लिए अप्रिय परिणामों के बाद होते हैं। क्या बोला गया, ध्यान से फिर से एक बार सुनो। लोग एक विशेष व्यवहार करना सीखते हैं क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आनंददायक होता है या जो एक आवश्यकता को पूरा करता है। मतलब इसको आप ऐसे समझो कि लोग जब एक विशेष व्यवहार मतलब आप जब एक विशेष व्यवहार करते हो तो इसमें क्या होता है, या तो आप आनंद के लिए करते हो, जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, मानी बात है मम्मी से आपको टीवी देखना हो बचपन में इसलिए आप पढ़ रहे हो, या आपको बाहर घूमने जाना है अभी के समय में इसलिए आप पढ़ रहे हो, एक आनंददायक व्यवहार। और इसलिए होता है कि जब उस व्यवहार में अवरोध आ जाता है, जैसे कि लिखा गया, या वे व्यवहार से बचने के लिए सीखने के लिए अप्रिय हो। अब मम्मी बस आपको घूर दी, आग दिखा दी, लाल आग, बस आप चुप मार के घर में एक चद्दर ओढ़ के सो गए। इसी में एक बच्चा अन्य लोगों की मदद से करना सीख सकता है, जैसा कि उसके माता पिता खिलौनों को साझा करने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो अन्य से को अपनी पेशकश दिखाएगा कि देखो 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 मेरे पास एक खिलौना है, तुम लोग थोड़ी देर खेल लो, तो उसको पता है कि मम्मी पापा खुश होंगे तो वो मुस्कुराते हैं। एक छात्र कक्षा में अपने शिक्षक को विरोधाभास नहीं करता सीख सकता, क्योंकि हर बार जब वह ऐसा करता है तो शिक्षक तेवर दिखाता है, गुस्से से दिखता है और उसे डांटता है। तो विरोधाभास नहीं कर सकता क्योंकि क्या है, उसको उसमें उसकी कोई आनंददायक फीलिंग थोड़ी ना आएगी, इसलिए वो क्यों करेगा उसमें विरोधाभास। अब हमारा आता है एक तीसरा तंत्र है अवलोकन संबंधी शिक्षण। लोग अक्सर सामाजिक दृष्टिकोण और व्यवहार को दूसरे लोगों को देखकर सीखते हैं और उन्हें तकनीकी रूप से मॉडल के रूप में अपनाते हैं। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जहाँ लोग देख रहे कैमरा लेकर घुस जाते हैं, हे गाइस हे गाइस हे गाइस। अरे हमारे शहर में तो इतना होता है कि हम सबको साइड करते रहते हैं, भैया उधर जाके कोने में खो जाके हे गाइस बनाओ अपना। तो क्या देखते हैं कि आज के समय में जैसे लोग कपड़ा कैसे पहनना है, BTS की तरह, बाल कैसा रखना है, BTS की तरह, पसंद क्या है भाई, मेकअप BTS, सब कुछ BTS ही हो गया आज के समय में। पता नहीं आप लोग जब वीडियो देख रहे हो तो पता नहीं कौन सा नशा चल रहा होगा दुनिया में। तो होता है ना एक मॉडल बन जाना, वैसी जैकेट पहनना जैसी वो पहनता है, जैसे शाहरुख में जवान फिल्म में जैसी पहनी थी वो पहनना, शाहरुख खान जैसे हेयर स्टाइल रखना, वही परफ्यूम लगाना, वही वही विमल खाना जो शाहरुख खान बेच रहा है ना, कमला पसंद साइड करो, विमल आ गए। तो यही चीज होती है, इसको आप जितना लंबा समझना चाहो उतना लंबा समझ लो। अब आ गया इसमें एक और सुदृढ़ीकरण सिद्धांत पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सामाजिक आदान प्रदान है। तो एक और सिद्धांत है, उसके हमें लगता है कोई जरूरत है नहीं, अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो बुक आपके पास है, पढ़ते रहना दिन भर, ऑनलाइन भी आपको मिल जाती है बुक्स। तो अब आ गया संज्ञात्मक सिद्धांत। संज्ञात्मक सिद्धांत हमारे सोच विचार और तो सामाजिक मनोविज्ञान में एक और सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है संज्ञात्मक सिद्धांत। संज्ञात्मक सिद्धांत ये मानता है कि व्यक्ति के मानसिक
मानसिक गतिविधियां सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। क्या बोला है? सैद्धांतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत यह मानता है कि व्यक्ति की मानसिक गतिविधियां, मतलब जो अभी आप सोच रहे हो अपने मन में, सामाजिक व्यवहार के महत्वपूर्ण निर्धारक होता है। और मानसिक गतिविधियों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें धारणा, स्मृति, निर्णय, समस्या को हल करना और निर्णय लेना शामिल है। मतलब जो आपके मन में चल रहा है वो भी सामाजिक व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। भले ही आप उसे अपने शब्दों में बयान ना करो या उसे उस रूप में ना पेश करो जैसा आपके मस्तिष्क में चल रहा है, लेकिन वो उस तरीके का व्यवहार समाज में प्रभावित करता है जिस जो आप सोच रहे हो या जो आप सोचते हो, जो आपकी स्मृति होती है, निर्णय होती है, समस्या होती है और या धारणा होती है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत भारी उत्तेजनाओं के महत्व से इनकार नहीं करता है। ऐसे नहीं भारी उत्तेजना हो रही है तो आप उसको एकदम इग्नोर मार के गली गली सिम सिम खेलो, लेकिन ये बताता है कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध यांत्रिक स्वचालित नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रिया भारी उत्तेजनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं के बीच हस्तक्षेप करती है। मतलब आप सोच रहे हो और भारी कोई प्रक्रिया किया तो वो आपके संज्ञानात्मक में, मतलब आपके सोच विचार में हस्तक्षेप की, और व्यक्ति न केवल उत्तेजना का अर्थ को सक्रिय रूप से व्याख्या करता है बल्कि प्रतिक्रिया में किए जाने वाले कार्यों का चयन करता है। मतलब हो सकता है आप उसके उत्तेजना का व्यवहार उत्तर उसी प्रकार ना दो जिस प्रकार आपको देना चाहिए, बल्कि आप उसमें अपने व्यवहार जो आप सोच रहे थे उससे भी कुछ प्रभावित हो करके और उस रूप में भी आप अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हो। सामाजिक मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट आंदोलन, कूपर, कोल्हर और अन्य सिद्धांतकारों के विचारों को प्रभावित हुए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने वह सिद्धांत है जो ये बताता है कि लोग एकल असस्त उत्तेजना बजाय उत्तेजनाओं का विन्यास को समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, लोग एक उत्तेजना का अर्थ न केवल तत्वों की संपूर्ण प्रणाली के संदर्भ में देखते हैं जिसमें यह समाहित है। किसी भी तत्व का अर्थ समझने के लिए हमें उस पूर्ण भाग को देखना चाहिए जिसमें वो मात्र का हिस्सा होता है। तो क्या कहा गया कि किसी भी एक हिस्से को देख के हम उसका पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते, हमें उसका पूर्ण रूप से देख करके हम उसका सही से अनुमान और सही रूप में उसे समझ पाएंगे पूर्ण रूप में। आपको ज्यादा हिंदी तो नहीं ना बोल देता कई बार। तो आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार उत्तेजनाओं को चुनने और व्याख्या करने में सक्रिय रूप से मनुष्यों को चित्रित करता है और दृष्टिकोण के अनुसार लोग अपने पर्यावरण की प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह सक्रिय रूप से अपनी दुनिया में संज्ञानात्मक रूप से संरचना करता है, सबसे पहले क्योंकि वह संभवतः सभी जटिल उत्तेजनाओं को एक ही बार में समझ नहीं सकते तो उन्हें घेरते हैं। वे केवल उत्तेजनाओं को चयन करते हैं और उनमें उनके लिए महत्वपूर्ण या उपयोग होते हैं और दूसरी उत्तेजनाओं की उपेक्षा करते हैं। दूसरा, वे सक्रिय रूप से नियंत्रित करते हैं, पर्यावरण की उत्तेजनाओं की व्याख्या करते हैं और वे किन श्रेणियों में अवधारणा का उपयोग कर सकते हैं। तो लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान में प्रस्तावित किया कि व्यक्तित्व विशिष्ट संज्ञानात्मक संरचनाओं का उपयोग करता है जिन्हें स्कीमा कहा जाता है, जिसे स्कीम तुम लोग बोलते हो या स्कीमा तुम लोग कह सकते हो। हिंदी में स्कीमा कर दिया उसको, जैसे राम को हम लोग रामा पढ़ लेते कई बार। सामाजिक मनोविज्ञान में प्रस्तावित किया कि व्यक्तित्व विशेष संज्ञानात्मक संरचनाओं का उपयोग करता है जिसे स्कीम कहा जाता है, जो अन्य व्यक्तियों, समूह और स्थितियों के बारे में जटिल जानकारी का एहसास कराता है। स्कीम शब्द से तात्पर्य उस समूह का मूल रेखा है जो हम लोगों और चीजों के बारे में जानते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति के पहली बार मिलते हैं तो हम आमतौर पर उसके अवधारणा इंप्रेशन बनाते हैं। ऐसा करने में हम न केवल उस व्यक्ति के व्यवहार को भी निरीक्षण करते हैं बल्कि हमारे अतीत में मिले उसके लिए जैसे व्यक्तियों की धारणा में रखते कहाँ गया में व्यक्तियों की धारणा में रखते हैं। हम इस प्रकार व्यक्ति के बारे में अपनी स्कीमा का उपयोग करते हैं कि स्कीमा हमें बातचीत के द्वारा पहचान और जानकारी का संशोधन करने में मदद करती है कि
किसी व्यक्ति में कौन सी व्यक्तिगत विशेषताएं महत्वपूर्ण है और कौन सी नहीं, मतलब किसी को कैसे इंप्रेस करे और इसको वर्तमान में भी जोड़ के रखे दबा के, इसलिए हम लोग पहले से स्कीमा बनाते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान में अनुसंधान की विधियां, तो इसमें कुछ सामाजिक मनोविज्ञान की अनुसंधान विधियां दी गई है, जिसमें हम लोग कुछ पे चर्चा करेंगे, जो कि है हम लोग की पहली अवलोकन विधि। अवलोकन विधि हम लोग का है ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर आप लोग को हम थोड़ा सा समझाएं, अगर आप लोग देखे होंगे तो एक था वेब सीरीज जिसका नाम था लूसीफर, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं। इसमें डेविल मतलब जो लूसीफर है, अंग्रेजी लोग में अंग्रेजी लोग में क्या बोलता है, यमराज, जिसको भगवान नीचे का हेल दिया, हेल का राजा बना दिया है, और उसको पसंद नहीं था तो वो पृथ्वी पे आकर रहता था। तो उसमें ना तीसरे या चौथे सीजन में वो जाने लग जाता है एक साइकोलॉजी के क्या बोलते हैं यार, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। तो वहां जाके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसके पास जाने लग जाता है। तो उसमें ना वो ऑब्जर्वेशन मेथड बताता है, उसको संपूर्ण रूप से बोल दिया जाता है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, तो एकदम ऑब्जर्वेशन के द्वारा एकदम सामने रख देता है। और उसी विधि में पता क्या जाता है कि सामने वाले में क्या अवलोकन, तो क्या दिक्कत है। पुरानी पद्धति है, ये हमेशा से होता है, होता नहीं है। एक लोग अपना दुखड़ा रोना स्टार्ट करता है तो ऑटोमेटिक उनको पता चल जाता है, उन लोग को पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है और कहाँ इसको थोड़ा सा मोटिवेट करने में और कहाँ उसको सही राय देने में इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब एक होती है ना, उसको कुछ राय चाहिए होती है किसी इंसान को, और वो रहता है कि कंफ्यूज रहता है कि क्या ये सही है क्या ये गलत है, और एक लोग की राय मिलने पे अपने आप मोटिवेट फील करना है। तो इसमें व्यवहार का वर्णन होता है और विवरणों से लेकर कारणों तक कहानी सुनाई जाती है, फिर डेटा का संग्रह किया जाता है और प्रयोग। फिर आगे हम लोग का दूसरी विधि जो है प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि की वो होती है जिसमें हम लोग कुछ उसको क्वेश्चनायर दे देते हैं, या कह दो कुछ टेस्ट होता है उसके ऊपर, जिसमें हम लोग बात के द्वारा या इंटरव्यू के मेथड से कुछ प्रयोग के द्वारा हम लोग एक अच्छा डाटा तैयार करते हैं, जिसमें हम लोग की परिकल्पना चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, प्रायोगिक समूह, नियंत्रित समूह, आंकड़े, माप और यादृच्छिक होते हैं शामिल। और फिर हो गया अर्ध प्रायोगिक विधि। अर्ध प्रायोगिक विधि एक प्राकृतिक विधि होती है जिसमें रोजमर्रा के जीवन सेटिंग जीवन शैली में किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता को पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। सेटिंग पर नियंत्रण की कमी इस तथ्य से उत्पन्न होती है कि रोजमर्रा के जीवन सेटिंग है, यह सेटिंग से यथार्थ रियलिज्म अपेक्षाकृत अधिक होती है। नियंत्रण कंट्रोल अपेक्षाकृत कम होता है, पर उसमें आपका कंट्रोल कम होता है और सामने वाला जो आपको बताता है वो ज़्यादा होता है। मतलब आप उसमें इसमें नियंत्रण सेटिंग प्रमुख विशेषताओं पर नियंत्रण था, हालांकि नियंत्रण को इस डिग्री को अक्सर यथार्थवाद की कमी होती है। ठीक है, कमी होती है। कभी कभी रोजमर्रा की सेटिंग में सच्चे यादृच्छिक का प्रयोग होना संभव है, इस क्षेत्र में प्रयोग कहा जा सकता है। ये विधि जो होती है ना, ये एक तरीके से समझ लो उस जगह होती है जहाँ आपका जीवन की एक सेटिंग होती है, मतलब जहाँ आपका एक सर्कल रूप में काम होता है, जहाँ आप काम करते हो, मतलब एक डेली शेड्यूल में बंधे होते हैं, उस शेड्यूल में ये ऑब्जर्वेशन किया जाता है। साथ ही कुछ बातें भी की जाती हैं जिसमें सामने वाला बातें को उस प्रकार नहीं करता कि जिस प्रकार वो लगे कि यह एक प्रायोगिक घटक है, पर वो उसे आधा तो आधा से अधिक जो समझता है वो समझता है वो उसके दैनिक जीवन की शैली से। जिसे उसमें सेटिंग कहा गया, जीवन सेटिंग जीवन शैली में किया जाता है। और जो होता है आधा उसके व्यवहार के उत्तर, जिस जिस प्रकार वो बातचीत कर रहा होता है और यथार्थवाद से जुड़ा होता है, जिसमें थोड़ा सा प्रयोग रहता है। और प्रायोगिक डिजाइन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसमें होता है। तो प्रायोगिक डिजाइन में होता है जो हम लोग का मुख्य होता है, इसमें दो या दो से अधिक चर लिया जाता है और स्वतंत्र चर लिया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग सही राय तक पहुंच सकते हैं। स्वतंत्र चर कुछ भी हो सकता है जिस प्रकार वो ले। और फिर आगे हम लोग का अनुसंधान विधियों के नैतिक मुद्दे। नैतिक मुद्दे आपको सब के सब बुक्स में, हम कहेंगे सेकेंड ईयर की 5 बुक्स में आपको मिलेंगे और थर्ड ईयर की भी बुक्स में मिलेंगे। तो नैतिक मुद्दे एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको हर बार पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें है सूचित सहमति,
कि हम लोग पहले ही उसे सूचित कर दें कि हम लोग क्या लेने वाले हैं और किस प्रकार लेने वाले हैं। फिर होता है डिब्रीफ। यह प्रक्रिया एक समान प्रक्रिया अनुमान बाद में शोध करता है, अर्थ संरचित साक्षात और आयोजित करता है और शोध के विवरणों की चर्चा करता है कि हम लोग क्या लेंगे, कैसे लेंगे। और पहला था हम लोग का क्या, सूची सहमति। यह शोध करता करते हुए कौन कौन से परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण क्या है पहले में बताया जाता है, परीक्षण कौन सा किया जाएगा, फिर दूसरे में बताया जाएगा परीक्षण क्या क्या किया जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। प्रतिभागी की सुरक्षा कैसी रहेगी, मतलब हम आपका डाटा किसी को देंगे नहीं, ऐसे नहीं आपका डाटा हम सोशल मीडिया पर उड़ाते फिर आपके दोस्त को बता दे वो आपको नीचा दिखाए। धोखा, हम लोग धोखा नहीं देंगे भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। उन्होंने धोखा देंगे कि आपकी रिपोर्ट गलत है, हम लोग सही कर दे, और सही है हम लोग गलत कर दे। गोपनीयता हम एकदम छुपा के रखें, किसी को नहीं दिखाएंगे। तो लेसन खत्म होने पे आ गया और सारांश पढ़ के इकाई अंत के पूछे जाने प्रश्न सॉल्व कर देना। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए गए और उस पर भी डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो पे लाइक करते जाना, क्योंकि ये हमें पता चल जाता है कि आप लाइक करते हो कि नहीं, और आप लोग लाइक नहीं करते हो मत करो बेटा, पढ़ाएंगे नहीं नेक्स्ट टाइम से। फिर हम लोग कहा पढ़ना है हमको खंड दो, तो वीडियो पे लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा रहा, वीडियो में कैसी क्वालिटी रही, आवाज़ कैसी है वो हमें पता है। आवाज़ कई बार राइट साइड से आती है, कई बार लेफ्ट साइड से आती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि फ़ोन तो स्टेबल रखते हैं हम, लेकिन बुक को हम इधर उधर करते हैं, लेकिन कई बार हम भी इधर उधर हो जाते हैं तो आवाज़ भी इधर उधर हो जाती है। तो गाइस मिलते हैं एक नए नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करना और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सर टाटा बाय बाय।